इसमें मुझे याद है कि रुदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो थोड़ा बहुत मैंने बताया था, उसमें कुछ पॉइंट्स बताई थी। देन वी स्टार्टेड विथ अ बोर मॉडल। बोर की जो थियरी है, बोर के 3 पोस्टुलेट्स एंड देन फार्मूलाज रिलेटेड टू बोर थियरी, वो चल रहा था। ये नोटबुक है अभी भी यहाँ पे। ये आई थिंक स्टार्ट किया था हमने बोर मॉडल। लुक एट द स्क्रीन। रेडियस ऑफ द बोर ऑर्बिट मैंने बताया था कि इस फॉर्मूले से मिलता है 0.53 एंगस्ट्रॉम इनटू n स्क्वायर। वेलोसिटी अगर आपको इलेक्ट्रॉन की निकालनी है तो ये फॉर्मूला है। एक बार देख लो, ये जब याद आ रहा है, देखो हुआ है ना पहले। तो ये रेडियस और वेलोसिटी जो दोनों फॉर्मूलाज मैंने दिए हैं, ठीक है, ये आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएंगी। दे आर देयर। कांस्टेंट थोड़ा ध्यान से इसको देखो। कांस्टेंट जो रेडियस के लिए है वो है 0.53 एंगस्ट्रॉम। जो कांस्टेंट है वेलोसिटी के लिए वो है 2.2 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई एन। एन इज अ क्वांटम नंबर। अभी जो नंबर है ना 2.2 इंटू 10⁶, इसको मैंने ये भी करके लिखा है c अपॉन 137। अगर यहाँ पे c अपॉन 137 जो मैंने लिखा है, अगर वो क्लियर है तो इट्स वेल एंड गुड। नहीं समझ में आ रहा है c अपॉन 137 तो आप पूछ सकते हो। मालूम है ये c अपॉन 137 कैसे लिखा है? इसमें जो c है ना, इट्स स्पीड ऑफ लाइट। c लाइट की स्पीड है। तो ये फॉर्मूला में ये इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के टर्म्स में निकली हुई है। v जो है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू कैन से c के टर्म्स में मैंने उसको निकाला है। ठीक है, तो v और r की फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगी। ठीक है, अब कुछ अगर एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज की डिस्कशन करें, थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे अभी। तो ओमेगा हमने डिस्कस किया था, ये यहाँ तक हुआ था मेरे ख्याल से। यहाँ तक जस्ट चेक इन योर नोटबुक, यहाँ तक हुआ था शायद, राइट? ओमेगा इज अ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर मोशन है उसका ये एंगुलर वेलोसिटी है, सर्कुलर मोशन का ओमेगा। ध्यान से देखो ओमेगा कैसे आ रहा है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब आ रहा है। एन इज अ क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आते हैं टाइम पीरियड पे। ये देखो आपने यहाँ पे ओमेगा निकाला है ना, ओमेगा को 2 पाई अपॉन टी लिख सकते हैं, 2 पाई बाय टाइम पीरियड। ये देखो ये जो है ना फॉर्मूला यहाँ पे, इसमें ओमेगा को अगर आप 2 पाई अपॉन टी लिखोगे तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब आएगा। और टाइम पीरियड आपको मालूम है, टाइम पीरियड इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो 1 अपॉन टी को एफ लिखा जाता है, बराबर। तो टी को टी टाइम पीरियड है, उसको आप 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी लिख दो तो ये फॉर्मूला भी आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। ठीक है, ये देखो इन टर्म्स ऑफ जेड लिखा है। जेड मतलब क्या? एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के लिए जो ये जेड होता है, इट इज 1। जेड यू कैन से जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑल्सो। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक होता है। लेकिन दूसरे एलिमेंट्स के लिए, सपोज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, कोई और एलिमेंट है, तो कोई और एलिमेंट है, उसका रेडियस ऑफ द ऑर्बिट आपको निकालना है। ये फॉर्मूला है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। मैंने आपको बताया था उस दिन भी, जहां पे ई स्क्वायर आता है ना, ई स्क्वायर शुड बी रिप्लेस्ड बाय जेड ई स्क्वायर। दूसरे एटम्स के लिए विच आर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन के जैसे दूसरे एटम्स के लिए यहाँ पे जेड आ जाता है। ई स्क्वायर शुड बी रिप्लेस्ड बाय जेड ई स्क्वायर। ये बताया था शायद लास्ट टाइम कि ई स्क्वायर की जगह जेड ई स्क्वायर लिखना होता है। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है ना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी फॉर्मूला एक्चुअली में ऐसा देखो, ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एन एच। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ई स्क्वायर शुड बी रिप्लेस्ड बाय जेड ई स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए? जो हाइड्रोजन के जैसे एटम्स है जिनका जेड 1 नहीं है, जेड इज डिफरेंट देन 1, उनके लिए है ये दोनों देख लो। अगर कोई फॉर्मूला क्लियर नहीं है ना, प्लीज टेल मी, आई विल एक्सप्लेन दैट फॉर्मूला इन मोर डिटेल। तो कुछ क्लियर नहीं है तो बोलो यहाँ तक। इज देयर एनी फॉर्मूला दैट यू वांट एक्सप्लेनेशन अप टू दिस? किसी चीज का इसमें से एक्सप्लेनेशन चाहिए क्या? तो बोलो।
नहीं चाहिए तो फिर नोट डाउन कर लेना फॉर्मूलाज, एक इंपॉर्टेंट है सारी फॉर्मूलाज। एक बार लिख लो अच्छे से, और अगेन आई एम आस्किंग एनी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वन यू नीड, यू टेल मी। नथिंग, क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट नहीं आ रहा है, आई एम श्योर। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़े। नेक्स्ट आएगा, वी आर डिस्कसिंग ऑल द इंपॉर्टेंट थियरी फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट आएगा एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमता रहता है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास कौन कौन सी एनर्जी होती है, दैट विल डिस्कस। ये है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, वो नेगेटिव हो ही नहीं सकती है पूरे फिजिक्स में। इन एंटायर फिजिक्स काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। पोटेंशियल होती है बट काइनेटिक बिल्कुल नहीं होती है। तो काइनेटिक एनर्जी ये है m e raised to 4 8 एप्सिलॉन 0 होल स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें ये जो n है ना, आपको मालूम है n तो क्वांटम नंबर है, n को छोड़ के बाकी जो चीजें हैं वो कांस्टेंट है ना। तो क्या क्या कांस्टेंट है इसमें देखो, m e raised to 4 8 एप्सिलॉन 0 होल स्क्वायर h स्क्वायर, ये पूरा कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद होगी, इस कांस्टेंट की वैल्यू 13.6 होती है, ये वाली कांस्टेंट की वैल्यू 13.6 होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली गिवन बाय दिस फॉर्मूला 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय n स्क्वायर। ठीक है, हालांकि कोई काइनेटिक एनर्जी पूछता नहीं है, इस फॉर्मूला को कोई ज्यादा यूज नहीं करता है, बट ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला है। अब पोटेंशियल का क्या करना है, सिंपल है, यहाँ पर 8 है ना, यहाँ पर 4 आ जाता है, 8 का इधर देखो 4 हो गया, और पोटेंशियल माइनस में होती है, माइनस एम ई टू 4 4 एप्सिलॉन 0 होल स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। अब देखो कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे 8 है ना, यहाँ पर 4 हो गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज अ हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऐसा लगेगा। नहीं, यहाँ पर 8 है लेकिन यहाँ पर 4 है, तो ये हाफ नहीं हुआ, ये डबल हुआ है एक्चुअली, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 8 है और डिनोमिनेटर में 4 है। एक्चुअली मैं इस दोनों को रिलेशन को देख के बोल सकता हूँ, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, इट्स अ डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये जो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला है, इस काइनेटिक एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी विद 2, तो आपका पोटेंशियल बनेगा। ठीक है, मतलब पोटेंशियल इज अ डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो लिखा है मैंने यहाँ पे देखो, पोटेंशियल इज अ डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मॉड इसलिए लिया है, यहाँ पे मॉड लिया है मैंने, क्योंकि पोटेंशियल नेगेटिव में होती है। इसमें से किसी भी फॉर्मूला का आपको प्रूफ चाहिए या एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज टेल मी। अब ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेगा, बाय एडिंग काइनेटिक एनर्जी विथ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड करो, आपको टोटल मिलेगा, बराबर। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी है, टोटल भी नेगेटिव में आती है। ठीक है, ओके, क्योंकि पोटेंशियल और काइनेटिक को हमको ऐड करना है, इसमें पोटेंशियल ज्यादा बड़ी है, पोटेंशियल इज अ डबल ऑफ काइनेटिक, दोनों का एडिशन करके जो टोटल है वो भी नेगेटिव में आता है, ध्यान में रखो। कांस्टेंट की वैल्यू जैसे मैंने बताया था 13.6 होती है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी। अब मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल जो है वो डबल ऑफ काइनेटिक है, सिमिलरली जो पोटेंशियल है वो डबल ऑफ टोटल भी है, इट इज ऑल्सो द डबल ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, और इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि पोटेंशियल इज ऑल्सो डबल ऑफ काइनेटिक, पोटेंशियल इज ऑल्सो डबल ऑफ टोटल। इसका मतलब है काइनेटिक और टोटल आपस में इक्वल है। खाली फर्क क्या है कि टोटल एनर्जी जो है वो नेगेटिव में होती है, इसलिए मैंने मॉड लिया है। और दोनों जो एनर्जीज है ना, काइनेटिक और टोटल, बोथ ऑफ देम आर हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी से रिलेटेड जो भी यहाँ पे चीजें लिखी है ना, ध्यान से देख लो। डू यू नीड एनी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, तो टेल मी। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला क्लियर है तो वी कैन प्रोसीड फर्दर।
ठीक है। नेक्स्ट ये है, ध्यान से एक बार रीड कर लो, अच्छे से समझ लो इसको। उसके बाद अगर नहीं समझ में आया, कुछ डाउट है तो पूछो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू द हायर, सब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है, लोअर ऑर्बिट टू हायर, इट्स एंगुलर मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सब चीजें इंक्रीज होती हैं। नोट डाउन कर लेना ये। लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी खाली एक अकेली चीज है जो डिक्रीज होती है। ठीक है, अगर आप इसको मगअप मत करो, मगअप करने से पहले देखो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हुआ। इफ यू नीड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पॉइंट प्लीज टेल मी। इज इट क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाता है तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी उसकी डिक्रीज होती है, बाकी चीजें उसकी इंक्रीज हो रही है, ऐसा लिखा है। सर उसको एक्सप्लेन करके बताओ ना प्लीज। हाँ वही वही बोल रहा हूँ। देखो आपको जो डाउट्स है आप पूछो, अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क। ठीक है, तो अभी आकांक्षा इज आस्किंग कि ये फॉर्मूला का थोड़ा, ये पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दो। ओके, सी इट। देखो पहले तो हम लोग सिर्फ फॉर्मूला से अगर करें, जस्ट विथ मैथमेटिकली इफ यू डू, द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय सेम फॉर्मूला 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय एन स्क्वायर। जो टोटल एनर्जी की फॉर्मूला है ना, वही काइनेटिक की भी है। टोटल और काइनेटिक इक्वल होती है, लेकिन खाली फर्क क्या है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला में ये पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो टोटल में ये नेगेटिव है। ठीक है, अब एक बात हो, जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जंप करेगा तो उसका एन तो इंक्रीज होगा ना। लेट से वो n इक्वल टू 1 में से n इक्वल टू 2 में जंप कर रहा है, फर्स्ट से सेकंड में जंप कर रहा है, तो n तो इंक्रीज होगा। ये n अगर इंक्रीज होगा इन दिस फॉर्मूला तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा ना, क्योंकि के और ये n जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। इस तरीके से तुम समझ सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज द डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब इट विल बी 2 टाइम्स पोटेंशियल। अगर आपको याद है इट्स अ डबल ऑफ काइनेटिक, तो पोटेंशियल विल बी 2 टाइम्स ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय एन स्क्वायर, बराबर। लेकिन पोटेंशियल माइनस में भी होती है, तो माइनस भी लगा दिया। अब जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जंप करेगा, दिस एन विल इंक्रीज। ठीक है, अगर एन इंक्रीज हुआ तो ये पूरा जो फ्रैक्शन है, ये जो पूरा फ्रैक्शन है ये डिक्रीज होगा, लेकिन नेगेटिव में डिक्रीज होगा। नेगेटिव सेंस, नेगेटिव में डिक्रीज होगा। अगर कोई चीज नेगेटिव में है और वो डिक्रीज हो रही है, मतलब सपोज -10 से -20 हो गया, नेगेटिव में है और वो डिक्रीज हो रहा है 1 मिनट, जैसे वो ऊपर जंप करेगा दिस एन विल इंक्रीज। ओवरऑल ये टर्म क्या होगा, ओवरऑल ये फ्रैक्शन डिक्रीज होगा, नेगेटिव में डिक्रीज हुआ, मतलब -10 से सपोज -5 हो गया, देखो ये डिक्रीज हुआ, लेकिन नेगेटिव में, तो एक्चुअली ये इंक्रीज हुआ है ना, पोटेंशियल इंक्रीजेस। नेगेटिव साइन की वजह से ऐसा होता है कि एज एन इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, ऐसे ही आप टोटल एनर्जी को भी चेक कर सकते हो, टोटल में भी नेगेटिव होता है इधर, तो इसलिए टोटल भी इंक्रीज होगी, पोटेंशियल भी इंक्रीज, काइनेटिक सिर्फ डिक्रीज होगी। अब ठीक है, दिस वाज द पॉइंट। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ये पॉइंट आपको शायद मालूम हो गया ऑलरेडी। इफ n इज इक्वल टू 1 है, फर्स्ट क्वांटम नंबर है, n इक्वल टू 1 है, मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, तो उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। जब n इक्वल टू 2 होता है तो उसको आप ग्राउंड स्टेट तो नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल टू 3 को बोला जाता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, आई एम श्योर ये सिंपल पॉइंट है, डाउट तो नहीं रहेगा आई एम श्योर, बट है तो पूछ सकते हो। यहाँ तक पॉइंट्स डिस्कस कर ले। अब यहाँ पर मैंने एक न्यूमेरिकल दिया है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया है मैंने, ये वाला, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट।
आंसर भी दिया है मैंने। मेरी एक एडवाइस रहेगी स्टूडेंट, आप 2 मिनट इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अगर ये आंसर आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा तो आप मुझे बोलो, आई विल एक्सप्लेन दिस। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ। ये न्यूमेरिकल ट्राई करो। देखो आपका आंसर ये जो दिया हुआ है वो आ रहा है कि नहीं। यस Yes, sir. ये हीलियम प्लस आयन है, मतलब ये हाइड्रोजन तो नहीं है लेकिन हाइड्रोजन के जैसा है, हीलियम है ये। ओके, सो एवरीबॉडी गेटिंग दिस? किसी को डाउट है तो बोलो। एनीबॉडी हैविंग डाउट इन दिस? प्लीज टेल मी नाउ ओनली, नहीं तो फिर मैं आगे जाऊंगा उसके। ओके, हर्षल इज सेइंग कि थोड़ा बताओ सर। ओके हर्षल, इसमें सबसे पहले देखो हीलियम आयन बोला है। इफ यू आर गुड इन पीरियोडिक टेबल तो आपको मालूम होगा पीरियोडिक टेबल में जो हीलियम है ना वो सेकंड प्लेस पे आता है, मतलब हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है। इधर लिख रहा हूँ देखो, हीलियम जो है उसका Z इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, ओके। अब होता क्या है कि जो रेडियस आपको सॉरी एनर्जी निकालनी है ना, अब एनर्जी की टोटल एनर्जी निकालनी है बेसिकली, उसकी एक्चुअली में फॉर्मूला थोड़ा ये याद रखो, माइनस, ध्यान से देखना, me⁴ 8 एप्सिलॉन 0 होल स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, याद होगा ये, आई एम श्योर। तो ध्यान रखो, इसमें अब एक चीज और ध्यान रखो, जब भी ई स्क्वायर होता है ना, ये ई स्क्वायर मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका स्क्वायर, ई स्क्वायर हाइड्रोजन एटम के लिए आता है, कोई और एटम के लिए विच इज अदर देन हाइड्रोजन, ई स्क्वायर शुड बी रिप्लेस्ड बाय जेड ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखो, आप ई स्क्वायर नहीं, ई पावर 4 है, ई पावर 4, ई पावर 4 है ना, तो इट विल शुड बी रिप्लेस्ड बाय जेड स्क्वायर e⁴, जेड स्क्वायर आएगा इधर एक्स्ट्रा, हाइड्रोजन के जैसे दूसरे एटम्स के लिए इधर जेड आएगा। ठीक है, तो देखो अभी इसमें इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। एन जो है वो क्वांटम नंबर है, जेड को भी आप अलग कर दो, बाकी जो पूरा कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 13.6। पहले तो आपको ये फॉर्मूला पता होनी चाहिए, रेडियस की नहीं, एनर्जी की फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हीलियम के लिए मैंने जेड कितना बताया, हीलियम के लिए जेड 2 होता है, जेड आप 2 डालोगे। ओके, और आपको एनर्जी किस में निकालनी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की निकालनी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या, ग्राउंड स्टेट थोड़ी हुआ, फर्स्ट एक्साइटेड मतलब n इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा, तो ये n भी 2 रहेगा और ये z भी 2 है, z इज ऑल्सो 2, n इज ऑल्सो 2, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, सिर्फ -13.6 ही बचेगा। समझा अभी? हाँ सर। ठीक है, आई होप आकांक्षा आपने ऐसा ही कुछ किया होगा, राइट? ऐसे में ना, हाँ सर। ठीक है, तो याद रखो कि जो दूसरे एटम्स हैं विच आर नॉट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जैसे एटम है, जैसे हीलियम, लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, दूसरे एटम जो हाइड्रोजन के आसपास ही हैं, हाइड्रोजन के जैसे दिखते हैं लेकिन थोड़े अलग होते हैं, तो उनके लिए Z इंक्लूड करना पड़ता है, कीप इट इन माइंड।
z कहाँ इंक्लूड करना है, सिर्फ इतना याद रखो, ई स्क्वायर शुड बी रिप्लेस्ड बाय जेड ई स्क्वायर। ये लास्ट टाइम बताया था ऐसा क्यों करना होता है, आई एक्सप्लेन यू, अगर आपको याद नहीं है तो अलग बात है, लेकिन बताया तो था मैंने। ठीक, चलो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पूरा ध्यान से इसको देख लो, पूरा मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। लुक एट ईच एंड एवरी थिंग विच इज गिवन इन दिस डायग्राम। और ऐसी कोई चीज है जो नहीं समझ में आ रही है, इसमें क्लियरिटी नहीं है, तो प्लीज पूछो इस डायग्राम में। पूरा एक एक लेबल जो मैंने दिया है, एक एक पॉइंट जो मैंने लिखी है वो देख लो एक एक करके। जो क्लियरिटी नहीं है तो पूछो। एक एक वर्ड रीड करो जो दिया हुआ है इसमें। हम्म, सर वो बैलमर सीरीज में अल्फा बीटा गामा डेल्टा। वो क्या है, ठीक है, वो ऐसे नेम दिए हुए हैं। बामर सीरीज में जब इलेक्ट्रॉन देखो ना, सबसे स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन होती है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आता है, इट्स अ स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन, 3 से 2 में आ गया, तो इसमें विजिबल लाइट निकलती है, उसको नाम दिया गया एच अल्फा लाइन। मतलब जब ये लेबोरेटरी में किए जाते हैं ना, तो ये लाइन ऐसे एक कलर की लाइन दिखती है, जस्ट अ सिंगल लाइन ऑफ अ कलर, उस लाइन को एच अल्फा नाम दिया गया है, उस कलर की लाइन को। सेकेंड ट्रांजिशन को जो मतलब 4 to 2 को नाम दिया गया एच बीटा, थर्ड के लिए एच गामा, फोर्थ के लिए एच डेल्टा। दिस नेमिंग है वो, और कुछ नहीं है। यस सर, हाँ, थैंक यू। सर वो फार आईआर क्या है? क्या क्या वापस बोल। फार आई आर, अच्छा ये फार इंफ्रारेड, मतलब ये जो ट्रांजिशन है ना, मतलब जो फंड सीरीज है, इसको फंड सीरीज बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से फिफ्थ में जंप करता है, तो इसमें क्या होता है, बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होती है। देखो क्योंकि सिक्स्थ और फिफ्थ के बीच में, सिक्स्थ ऑर्बिट और फिफ्थ ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी का गैप है वो काफी कम है, इज अ वेरी स्मॉल गैप ऑफ एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रॉन 6 से 5 में जंप करता है, मतलब फंड सीरीज में, तो बहुत ही कम एनर्जी बाहर आती है। अगर एनर्जी बहुत कम आती है ना, तो वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है फोटोन की। लेसर द एनर्जी, मोर द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इतनी ज्यादा होती है कि वो फार फार इंफ्रारेड रीजन में चली जाती है। ठीक है, यूवी लाइट, फिर विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड लाइट। इंफ्रारेड में भी काफी आगे, मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल वेवलेंथ विच लाइज इन द फार फार इंफ्रारेड रीजन, वो लिखा है मैंने। फंड सीरीज जो है वो फार इंफ्रारेड में जाती है, बाकी सीरीज जो है वो इंफ्रारेड में है, ये दोनों, ये फार इंफ्रारेड। जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे ना, लायमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, एज यू गो अपवर्ड्स, वेवलेंथ ऑफ द रिलीज्ड फोटोन जो है, वेवलेंथ बढ़ती जाती है और एनर्जी रिलीज कम होती जाती है। सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें रिलीज होती है, ये लायमन सीरीज में सबसे ज्यादा एनर्जी, और फंड में सबसे कम एनर्जी, वेवलेंथ सबसे ज्यादा यहाँ पे। समझा? यस। ठीक है, ओके। सो ये आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ठीक है, तो ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अभी। इसमें देखो आप लोग ने कुछ डाउट नहीं पूछा ज्यादा, तो एक एक मैं पॉइंट दिखा देता हूँ, अगर आपको वो नहीं पॉइंट क्लियर है तो पूछ लेना। ये सबसे ऊपर वाली जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, उसको मैंने लिखा है E इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे लिखा है मैंने N इक्वल्स टू इन्फिनिटी। सबसे आखिरी वाली लाइन को N इन्फिनिटी और E 0। ये एक्चुअली में लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, समझता है ना आपको? डाउट है इसमें?
ये जो लिखा है ना n इक्वल्स टू इन्फिनिटी और e इक्वल्स टू 0, ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ ये क्या रिप्रेजेंट करती है. दिस लाइन विच इज द टॉप मोस्ट लाइन ऑफ दिस डायग्राम, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है आउटसाइड द एटम को. एटम के अगर बाहर इलेक्ट्रॉन चला गया, लेट्स से इलेक्ट्रॉन गोज आउटसाइड द एटम, मतलब एटम के अट्रैक्शन से बाहर चला गया, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से, तो ऐसे माना जाएगा कि वो इन्फिनिटी पे चला गया, मतलब इट हैज गॉन आउट ऑफ द सिस्टम ऑफ द न्यूक्लियस, तो इन्फिनिटी पे चला गया, उसका एन इन्फिनिटी लिया जाता है. और जब दो बॉडीज इन्फिनिटी पे होती है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे चले गए, एक दूसरे से बहुत दूर चले गए, तो एनर्जी इन बिटवीन देम इज कंसिडर्ड एज जीरो, कोई एनर्जी नहीं होगी उनके बीच में, तो ई जीरो होती है. तो ई इक्वल टू जीरो क्या है, जब इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर चला जाता है, वो सिचुएशन है. ठीक है, ठीक है. तो ये अभी ये फॉर्मूला तो आपको याद होगी आई एम श्योर. ये आर रेडबर्ग कांस्टेंट है, लेकिन देखो मैंने अभी जेड स्क्वायर के साथ लिखी है. अगर हाइड्रोजन एटम है तो आप ये जेड लेंगे ही नहीं, हाइड्रोजन के लिए जेड नहीं आते, जेड बिकम 1 फॉर हाइड्रोजन. दूसरे एलिमेंट्स के लिए पूछ लिया कि लिथियम और हीलियम के लिए पूछ लिया ये फॉर्मूला, तो इधर जेड स्क्वायर आता है. हियर इट कम्स जेड स्क्वायर. इसमें जो ये पी है, ध्यान से देखो, पी लोअर ऑर्बिट है और एन जो है वो हायर ऑर्बिट है. डेफिनेटली आपने ये फॉर्मूला देखी है पहले, प्रूफ करने की नीड तो नहीं है, यू हैव सीन दिस फॉर्मूला. खाली Z जो है वो हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए है, जो हाइड्रोजन के जैसे एटम्स होते हैं उनके लिए. ये R जो है वो रेडबर्ग कांस्टेंट है, याद करो इसकी वैल्यू ये थी 1.097 into 10⁷ मीटर रेज़ टू -1. ओके, लेकिन आप जब MCQ सॉल्व करोगे ना इस फॉर्मूला के ऊपर, MCQ में 1/r की नीड होती है, बहुत बार 1/r आता है, ठीक है. यहाँ पे 1/λ है, तो जब तुम लैम्बडा निकालोगे, इसको उल्टा करोगे, तो लैम्बडा के लिए 1/r लेना पड़ेगा. 1/r की वैल्यू मैंने आपको बताई थी जब नॉर्मल लेक्चर्स में भी. 1/r की वैल्यू ये होती है 912 एंगस्ट्रॉम. और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, इसमें देखो 1/λ लिखा हुआ है. 1/λ इज ऑल्सो नोन एज अ वेव नंबर. यहाँ तक एक मिनट देख लो, पूरा ये फॉर्मूला देख लो. इसमें अगर कुछ डाउट है, कोई फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन चाहिए, और यू नीड एनीथिंग रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला, यू टेल मी. इज देयर एनी नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑन दिस फॉर्मूलास? कुछ चाहिए इसमें से एक्सप्लेनेशन? या नो वन, नथिंग यू वांट? ठीक है, नो सर. ठीक, आगे बढ़े. हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डिस्कस हो रहा है. नेक्स्ट है इसमें सीरीज लिमिट. सीरीज लिमिट देखो लिखा है, सीरीज लिमिट क्या होती है एक्चुअली. द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ विच इज प्रेजेंट इन एनी सीरीज इज नो ऑफ अ स्पेक्ट्रम, इट इज नोन एज सीरीज लिमिट. तो लिमिट यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ को नहीं बोलते हैं, मिनिमम वेवलेंथ को सीरीज कहा जाता है. स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इन एनी सीरीज, ठीक है. अब देखो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ. चलो सब लायमन सीरीज की बात करते हैं. लायमन सीरीज में ये जो जंप है, अगर ये जंप आप देखोगे, इस जंप में ये जो जंप है ये वाला, इसमें कम एनर्जी रिलीज होगी, इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. ये वाले जंप में 3 to 1 में, 3 to 1 में. इसमें आप जाओगे तो ये वाला जो जंप है, इसमें और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि गैप ज्यादा है. ऐसे करते करते अगर इलेक्ट्रॉन ये जंप कर रहा है ऐसे, ये वाला कहाँ से, यहाँ से, मतलब n इक्वल्स टू इन्फिनिटी से यहाँ तक, n इक्वल्स टू 1 तक. डू यू फील ये जो जंप है n इक्वल्स टू इन्फिनिटी से लेके n इक्वल्स टू 1 तक, इज इट अ बिगेस्ट जंप ऑफ द लायमन सीरीज ना? लायमन सीरीज का सबसे बड़ा जंप है ना. इसी को सीरीज लिमिट कहा जाता है. दिस इज सीरीज लिमिट. सबसे बड़ा जंप है ये. देखो इस जंप में ना सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी जब इलेक्ट्रॉन यहां से, मतलब n इक्वल्स टू इन्फिनिटी से यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 में जंप करेगा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. सबसे ज्यादा एनर्जी सबसे कम वेवलेंथ होती है, वो सबसे कम वेवलेंथ रिलीज होगी. तो इसी जंप को, ये जो जंप है ना, इसी को सीरीज लिमिट बोला जाता है. ठीक है, इसमें सबसे कम वेवलेंथ रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड सीरीज लिमिट. तो देखो यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ वो चीज.
तो मैंने अभी क्या बताया, लाइमन सीरीज, चलो हम लोग अगर बात कर रहे हैं लाइमन सीरीज की, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू इंफिनिटी से n इक्वल्स टू 1 में जंप करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सीरीज लिमिट। अब देखो ये आप ले लो, यहां पर मैंने आपको बताया लोअर ऑर्बिट लिखते हैं और इधर हम लोग हायर ऑर्बिट लिखेंगे, तो लोअर ऑर्बिट यहाँ पे 1 है, तो हायर ऑर्बिट वो है इंफिनिटी, इंफिनिटी से 1 में जंप कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 बाय इंफिनिटी बिकम व्हाट, 0, इज जस्ट आर आएगा, लैम्बडा कितना है, लैम्बडा आया 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर की वैल्यू बताई थी 912 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो 912 है ना, इट्स अ स्मॉलेस्ट वेवलेंथ पॉसिबल इन दी लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में जो सबसे छोटी वेवलेंथ है वो ये है, सबसे छोटी वेवलेंथ इसलिए है क्योंकि ये जो जंप है वो सबसे बड़ा वाला लिया है मैंने, तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी इसमें इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ज्यादा एनर्जी निकलेगी तो वेवलेंथ सबसे कम निकलती है, 912 एंगस्ट्रॉम, दैट इज द सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज ना, ये जो यहाँ पे लिखा है, द सीरीज लिमिट ऑफ द लाइमन सीरीज इज दिस मच। ठीक है, थोड़ा समझ के लो, ठीक है। ऐसे ही हम लोग है ना दूसरी सीरीज की भी लिमिट्स निकाल सकते हैं, बाल्मर सीरीज की लिमिट, पास्टन सीरीज की लिमिट, ये देखो बाल्मर सीरीज के लिए है, बाल्मर इज अ सेकेंड सीरीज ना, उसके लिए 2 का स्क्वायर आता है 4, पास्टन इज अ थर्ड सीरीज, तो उसके लिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर आता है विच इज 9। पास्टन सीरीज के बाद ब्रैकेट सीरीज आती है, आपको याद होगा ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज के लिए एनीबडी प्लीज टेल मी ये कितना हो जाएगा, 9 अपॉन आर की जगह कितना आएगा ब्रैकेट सीरीज के लिए, एनीबडी? फोर आया ना, इधर 9 आया ना, ऐसे ब्रैकेट सीरीज के लिए क्या आएगा नेक्स्ट, 16 बाई आर। उसके बाद लास्ट एक सीरीज होती है फंड सीरीज, फंड, उसके लिए 4 हो गया, ये 9 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर आएगा 25। फंड सीरीज जो ना पांचवी और आखिरी सीरीज है फंड सीरीज, उसके लिए 25 अपॉन आर आता है, दिस इज कॉल्ड सीरीज लिमिट। ठीक है, कुछ डाउट है, और इफ यू वांट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फॉर्मूला अगेन, कुछ नहीं समझा तो बोलो, आई विल एक्सप्लेन दैट। ठीक है, ओके। अब देखो बहुत बार ऐसे एमसीक्यू आते हैं जिसमें आपको पूछा जाएगा कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, मतलब लाइमन की ही मिनिमम वेवलेंथ और लाइमन सीरीज में जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों का रेशियो निकालो। ठीक है, ऐसा आता है, तो यहाँ पे देखो मैंने लाइमन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ और लाइमन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ दोनों लिखी हुई है, बामर की भी लिखी है सेफ साइड, मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ। याद करने की नीड नहीं है, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, मिनिमम और मैक्सिमम को याद करने की नीड नहीं है, बट अगर इन केस आप नोटबुक में लिख के रखते हो और याद रख लेते हो तो बेटर है। सो नोट डाउन दिस फॉर्मूलास फॉर minimum and maximum wavelength possible in the Lyman and Balmer series. ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, इन दी एटॉमिक ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब वही जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करता है उसको ट्रांजिशन कहते हैं, द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजैक्शन और द spectral lines which when electron jump from n2 to n1 is given by this formula। ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बेटर दैट आई विल एक्सप्लेन हियर। सी एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज इलेक्ट्रॉन जो है ना वो n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 1 में जंप कर रहा है, ऐसा 3 से 1 में जंप कर रहा है,
बीच में n इक्वल टू 2 भी रहेगा। 3 से 1 में जंप कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो इसमें जो हायर नंबर हुआ ना, हायर, वो 3 हो गया, और जो लोअर नंबर हुआ वो 1 हो गया, ठीक है। तो अभी इसमें आप क्या करो, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, 3 माइनस 1, इसको आप नाम दो x करके। x कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब x क्या है, x दोनों के बीच का डिफरेंस है, डिफरेंस इन दिस टू नंबर्स। पहले डिफरेंस कैलकुलेट करो 2, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अगर एमसीक्यू में आपको पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, तो उसकी फॉर्मूला ये है, x प्लस 1/2। x मैंने कैसे कैलकुलेट किया, क्लियर? दोनों ऑर्बिट्स में जहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, दोनों ऑर्बिट्स के बीच का डिफरेंस, x हमारा 2 आया था, 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये आई थिंक 2 प्लस 1 3 आएगा। लेकिन ये 3 है क्या, दिस इज 3 इज अ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ना, ये है क्या एक्चुअली? ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस 3 का मतलब है कि यहाँ पे 3 डिफरेंट ट्रांजिशन पॉसिबल है, 3 डिफरेंट ट्रांजिशंस आर पॉसिबल। 3 अलग अलग वेवलेंथ आपको मिलेंगी, 3 अलग अलग कलर्स की लाइट आपको मिल सकती है। देखो, इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में डायरेक्ट जंप करेगा तो एक पर्टिकुलर टाइप का फोटोन निकलेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे भी कर सकते हैं, 3 से 2 में भी जंप कर सकता है और उसके बाद वो 2 से 1 में जंप करेगा, ऐसे भी कर सकते हैं ना, 3 से 2, 2 से 1। तो यहाँ पे एक अलग फोटोन निकलेगा और यहाँ पर एक अलग फोटोन निकलेगा। तो देखो ध्यान से, 3 अलग अलग फोटॉन्स निकल सकते हैं, एक ये और एक ये। तो पॉसिबिलिटी है 3 डिफरेंट फोटॉन्स निकलेंगे, तो इसको बोलेंगे 3 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस हमको मिलेंगी। ये तीनों को लाइन बोला जाता है, 3 स्पेक्ट्रल लाइंस हैं ये, इसलिए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 3 आना चाहिए। तो हाउ मेनी पॉसिबल लाइंस विल कम, हाउ मेनी पॉसिबल फोटॉन्स विल कम, दैट विल बी 3, is given by this formula, x plus 1/2। x क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस। समझा बात? ठीक है, तो यही चीज वो यहाँ पे लिखी हुई है। अब थोड़ा एक बार वापस पढ़ लो, देखो समझ में आ रहा है ये चीज पूरा? हम्म, अभी किसी स्टूडेंट ने मैसेज किया है कि सर वहां 2 ही पॉसिबल था ना, कहाँ पे 2 पॉसिबल था? माइक ऑन करके पूछो। सर स्पेक्ट्रल लाइंस। किसमें यहाँ पे? ये n = 3 = n इसमें यस सर। 2 कहाँ, 3 पॉसिबल है ना। 3 से 1 में जंप कर सकते हो डायरेक्टली, या 3 से 2 में आ जाओ, फिर 2 से 1 में आ जाओ। 3 पॉसिबल है। यहाँ पे देखो ना, 3 एरोस बनाए मैंने, एक ये और एक ये। 3 पॉसिबल है ना, 2 कहाँ है पॉसिबल? सर वो आधे आधे को भी लेने का है, यहाँ से आधा यहाँ गया फिर वहां से। आधे आधे को लेने का मतलब क्या है? देखो एक्चुअली में हमको क्या फाइंड करना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में आएगा, हमें पता नहीं इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा। इलेक्ट्रॉन सीधा 3 से 1 में भी आ सकता है, 3 से 2 होके 2 से 1 होके भी आ सकता है। तो इस जब भी इलेक्ट्रॉन सपोज 3 से 2 में आएगा, तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ निकलेगी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा ये जंप में। जब इलेक्ट्रॉन इस जंप को करेगा तो भी एक डिफरेंट वेवलेंथ वाला फोटोन निकलेगा, और जब ये डायरेक्ट जंप करेगा तो एक अलग वेवलेंथ वाला फोटोन निकलेगा। तो इस जंप में हमको 3 डिफरेंट वेवलेंथ मिल सकती है, 3 डिफरेंट लाइंस, 3 डिफरेंट वेवलेंथ, 3 डिफरेंट फोटॉन्स आर पॉसिबल। तो कितने डिफरेंट पॉसिबल फोटॉन्स मिल सकते हैं, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। आपको ये नहीं लगता कि 3 से 2 में जंप करेगा तो जो एनर्जी निकलेगी, 2 से 1 जंप करने में वो एनर्जी थोड़ी निकलेगी, अलग एनर्जी निकलेगी ना। यस सर समझा। तो अलग कलर की लाइट निकलेगी, अलग वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा, ठीक है। तो
कितनी डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस, कितने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फोटोन मिलेंगे, वो है ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, आई एम श्योर स्टूडेंट ये समझ गया आपको। ध्यान से देखो, इसके ऊपर बेस्ड मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसके बाद मैं जिस स्टूडेंट को पूछूंगा, जिस स्टूडेंट का मैं नाम लूंगा, वही स्टूडेंट मुझे इसका आंसर देगा। ठीक है, प्लीज आंसर मत देना, सिर्फ क्वेश्चन सुनो एंड ट्राई टू कैलकुलेट। Please tell me how many number of spectral lines are possible when the electron jump from n equals to 5 to n equals to 1। फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट में जंप कर रहा है, ठीक है, फिफ्थ से 1 में जंप कर रहा है, 5 से 1 में, तो कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल है? जिसका मैं नाम लूंगा अब वही स्टूडेंट आंसर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट में जंप कर रहा है, फिफ्थ से फर्स्ट में, तो हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस आर पॉसिबल? अब मैं नाम ले रहा हूं, वो स्टूडेंट आंसर देगा। अलीना थॉमस, अलीना थॉमस, प्लीज ओपन योर माइक। यस सर। जो मैंने हेलो। क्वेश्चन पूछा उसका आंसर है आपके पास? 10। ओके, अलीना सिंह 10। ठीक है, क्लोज योर माइक। कृष्णा दुबे, कृष्णा दुबे, कृष्णा दुबे, कृष्णा दुबे, सिद्धेश वायल, सिद्धेश वायल, सिद्धेश वायल, तो कृष्णा दुबे, सिद्धेश वायल, कोई है तो ऑन करो माइक। कृष्णा दुबे और सिद्धेश वायल। 2 मिनट स्टूडेंट, अभी हम लोग थोड़ा ये खेल लेते हैं, देखते हैं कौन कौन बैठा है, कौन कौन नहीं बैठा है। हेलो सर। कौन बोल रहा है? सिद्धेश आया सर, वो पीसी पे था मैं। हाँ, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है आपके पास? हाँ सर, 10। एक्स को कितना पुट किया है, एनी आइडिया? एक्स कितना एक्स को n2 माइनस n1। कितना आया एक्स से, नंबर बताना कितना? 5 माइनस 4 1 सर। 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो एक्स कितना डाला आपने? 1। हाँ, ये देख स्क्रीन पे देखेंगे ना, ये देखिए, ये एक्स है ना, यस। कितना डाला? 1। 1। तो इधर इधर कितना कितना हो जाएगा? 1 प्लस, सॉरी सॉरी, एक्स का वैल्यू 4 आता है सर। अच्छा, एक्स का वैल्यू 4 है, ठीक है। कैसे आया एक्स इक्वल टू 4? एक मिनट सर। सर n2 का वैल्यू क्या था? वो आपको मालूम ना, मैंने तो क्वेश्चन बताया ना। मैं बोला था फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट में जंप कर रहा इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ से फर्स्ट में, सॉरी, फिर 5 माइनस 1 था। विच इज 4। यस यस। ठीक है, चलो माइक ऑफ करो। हाँ, ये है क्या अभी, ये पवन पांडे, पवन पांडे आर यू देयर? यस सर। क्वेश्चन समझा ये जो भी पूछा था मैंने? हाँ सर। क्या आंसर है इसका? 10। कैसे, थोड़ा बता सकते हैं? एक्स कितना मिला पहले तो? सर इधर पे n2 5 है और n1 1 है, तो 5 माइनस 1 4 हो गया, और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के फॉर्मूले में 4 को पुट किया तो 10 आया। है ना? ठीक है, चलो पवन पांडे का ध्यान है मतलब, ठीक है। चलो माइक ऑफ करो। तो सिर्फ कृष्णा दुबे इज नॉट अटेंडिंग, कृष्णा दुबे का नाम जाएगा पेरेंट्स को।
बाकी लोग आई थिंक दे आर पेइंग अटेंशन। ओके, चलो आगे बढ़े अभी। चलो थोड़ा आगे जाते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट, ये देखो नेक्स्ट पॉइंट, इफ डेल्टा ई इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स। सपोज ऐसे, जैसे मैंने ऐसे ले लिया n = 3 एंड n = 1, थर्ड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट, उनके बीच का जो डिफरेंस है, एनर्जी का जो डिफरेंस है, वो डेल्टा ई है। ठीक है। देन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बिटवीन टू स्टेट्स, जब इलेक्ट्रॉन इन दोनों स्टेट्स के बीच में जंप करता है, द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन विच इज रिलीज्ड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, आप इस फॉर्मूला को देखो अच्छे से, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर लगता है हाँ सर ये फॉर्मूला हमको पूरी तरह से समझ गई, कैसे आई, क्यों आई ये फॉर्मूला, तो ठीक है। अदरवाइज टेल मी, आई विल एक्सप्लेन दिस फॉर्मूला। देखो आपसे ये समझ में आ रही है कि आपको ये अपने आप ऑन योर ओन कि ये फॉर्मूला कैसे आई, क्यों आई? क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला मगअप मत करो कि हाँ ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करनी है, डेफिनेटली यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। उससे पहले थोड़ा समझ के लो कि ये आई कैसे, इसका बैकग्राउंड क्या है, इस फॉर्मूला का कैसे ये रीच हुआ हम लोग, वो सब भी थोड़ा समझो। अच्छा, अमन कुमार बोल रहे हैं कहीं तो देखा है इसको। अच्छा, कहीं रास्ते में चलते चलते दिख गई थी तुमको? अरे ऐसा होता है कि कहीं देखा है। ठीक है, हाँ, अच्छे से इसका प्रूफ मालूम होना चाहिए ना। ठीक है, सी, तो अभी जिन स्टूडेंट को लग रहा है कि सर ये फॉर्मूला हमने नहीं आती है, तो देखो अभी कैसे करना है। आपको ना कोई भी छोटा सा बेसिक फॉर्मूला भी अच्छे से याद नहीं है आपको, इसका मतलब है। बोर का थर्ड पोस्टुलेट याद है? बोर का थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, या कोई भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट में जंप करता है, ये देखो E2 मतलब एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हायर ऑर्बिट, E1 इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द लोअर ऑर्बिट। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट को मैंने E2 लिखा है और लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, E1 लिखा है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, दिस मच डिफरेंस इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। डिफरेंस इन द टू एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। हो गया अभी, इसको आप लिखो hc/λ। E2 माइनस E1 को लिखो डेल्टा E। अब आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब hc की वैल्यू आप ये लेते हो 12,400 और लैम्बडा को एंगस्ट्रॉम में लेते हो, तभी जो एनर्जी है ना डेल्टा E, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाती है। याद है? ये हो गई फॉर्मूला आपकी, देख लो। एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, बोर का थर्ड पोस्टुलेट है, थोड़ा घुमा के लिखा है। ठीक है, ये इट्स जस्ट थर्ड पोस्टुलेट ऑफ द बोर। ठीक है, हाँ ये भी मैंने देखा है, जब इसके ऊपर एमसीक्यू आते हैं स्टूडेंट अटक जाते हैं। ठीक है, अटको नहीं, अपने बेसिक्स को स्ट्रांग रखो, आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए पहले तो। हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ RHC इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें R दिख रहा है, R रेडबर्ग कांस्टेंट है। तो रेडबर्ग कांस्टेंट को अगर आप HC से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये जो HC आता है, HC/λ आता है ना, इसमें H into C आता है, तो H into C, H is the Planck constant, C is the speed of light। H into C को अगर आप R से मल्टीप्लाई करोगे, R is the रेडबर्ग कांस्टेंट, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। ठीक है, अगर किसी को इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डोंट वरी, यू कैन टेल मी, आई विल एक्सप्लेन दैट। ठीक है, अगर नहीं आता तो पूछो, बेटर है याद रखो इस चीज को। R इंटू H इंटू C कितना होता है? 13.6 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मेरी एक सजेशन रहेगी, R इंटू H इंटू C 13.6 है, इसको आप प्रूफ करने की कोशिश करना, एटलीस्ट ट्राई टू प्रूव इट। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर कैसे प्रूफ करने की कोशिश करेंगे? ये फॉर्मूला से प्रूफ हो सकता है, ये फॉर्मूला से। इस फॉर्मूला को थोड़ा घुमाओगे ना तो इसमें से प्रूफ हो सकता है ये चीज कि हाउ RHC इज 13.6। इसमें से चाहिए तो आज का दिन ट्राई करो, नहीं आता तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछो, मैं कल बता दूंगा। बट इफ यू डोंट ट्राई, इट्स योर फॉल्ट, सिंपली स्किप इट।
ट्राई करो इसको प्रूव करेगा कल के लेक्चर तक, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास क्या होता है वो कॉन्सेप्ट। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो रिड्यूस्ड मास है ना सिर्फ जेई मेंस और एडवांस के लिए है, नीट के लिए भी इनफैक्ट रिड्यूस्ड मास नहीं होता है। इट्स नॉट इवन फॉर नीट, नॉट इवन फॉर एमएचसीईटी। सिर्फ जेई वाले बच्चे हैं ना जो अगर सीरियसली जेई दे रहे हैं, सीरियसली वो इंपॉर्टेंट है, देने के लिए तो कोई भी दे सकता है, दोस्तों गिविंग सीरियसली उनको खाली करना चाहिए टॉपिक जेई मेंस के लिए। नीट के लिए बिल्कुल नहीं है ये टॉपिक रिड्यूस्ड मास। एक बार ये थोड़ा पढ़ लो, मैंने लिखा है एक्सप्लेनेशन इसका, फिर अगर आपको डाउट्स है तो मैं क्लियर करता हूँ। रीड इट वंस। ये लाइन पढ़ लिया। न्यूक्लियस को हम लोग रेस्ट पे मानते हैं ना कि न्यूक्लियस रेस्ट पे है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन रियलिटी में कुछ और होता है। अब ये पूरा एक बार रीड कर लो, पूरा पेज। जैसे जब रीड करो डायग्राम भी रेफर करो, डायग्राम में भी वो सब चीजें दिखाई गई है जो मैंने लिखी है। डायग्राम में जो सीएम दिख रहा है, सीएम इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस सिस्टम। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है सीएम। तो अगर आप ये जो रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में न्यूक्लियस भी घूमता है और इलेक्ट्रॉन भी घूमता है। अगर ये जो रियलिटी है इसको आप कंसिडर करेंगे, इसको भी आप लेंगे अपनी फॉर्मूलाज में जो रियल है, तो खाली ये कहा गया है कि जहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हो ना फॉर्मूलाज में, कहीं कहीं पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह म्यू लिखना चाहिए। मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी रिप्लेस्ड बाय म्यू। म्यू क्या होता है, म्यू को रिड्यूस्ड मास बोलते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह म्यू लेना होता है। इसको रिड्यूस्ड मास क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो मास है ना म्यू, वो इलेक्ट्रॉन के मास से भी छोटा होता है। दिस म्यू इज इवन स्मॉलर देन द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम लेना होता है, उसकी जगह म्यू लेना होता है। म्यू की वैल्यू कितनी होती है, ये म्यू की वैल्यू है m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें एक जो मास है ना वो इलेक्ट्रॉन का है, जो दूसरा m है वो न्यूक्लियस का मास है। ठीक है, ये जो म्यू है ना वो इलेक्ट्रॉन के मास से भी छोटा होता है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया रिड्यूस्ड मास, मतलब कम हो गया ये मास। ठीक है, अब इसका प्रूफ अगर मैं दूं, प्रूफ तो नहीं दिया है मैंने यहाँ पे, कैसे अप्लाई करते हैं वो दिया हुआ है। आपको याद होगा ये जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये पॉइंट देखो प्लीज, ये बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट है एक्चुअली। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से चालू करो पहले। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, 1/4πε0 E इंटू ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू न्यूक्लियस का चार्ज, E इंटू ई, दैट इज ई स्क्वायर। दूसरे एटम्स के लिए जेड ई स्क्वायर हो जाता है, डिवाइड बाय आर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इट वर्क्स लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स आप क्या लेते हो, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, लेकिन देखो m की जगह मैंने म्यू ले लिया है। ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि खाली इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, मतलब न्यूक्लियस भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये देखो दोनों को कंसिडर करके ये आता है अल्टीमेटली सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब दिस इज एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स बिटवीन, इट्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट कैन बी प्रूवन, आराम से प्रूफ हो सकता है। ठीक है, ठीक है। वैसे ही देखो एंगुलर मोमेंटम आपको मालूम है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन को mvr लिखा जाता है, mvr इक्वल टू nh/2π। तो mvr की जगह आपको μvr लिखना होगा। ये कब करना है, जब क्वेश्चन आपको बोलेंगे, क्वेश्चन में अगर आपको बोलेंगे कि न्यूक्लियस भी रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस इज आल्सो रिवॉल्विंग, उसको कंसीडर करो, तो ये म्यू लेना है। अदरवाइज हम लोग जैसे नॉर्मली लेते हैं वैसे लेते रहेंगे। ठीक है, तो म्यू कब लेना है, जब वो कुछ क्वेश्चन में खुद बोलेंगे कि न्यूक्लियस इज आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर ऑफ मास। ऐसा सिचुएशन जब देंगे तब लेना है वो। रिड्यूस मास की फॉर्मूला याद रखो, m इंटू एम अपॉन m प्लस एम। क्लियर, इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो, मैंने खाली इसका प्रूफ नहीं दिया इस फॉर्मूला का, नीड नहीं है उसकी। बाकी समझ गया क्या विदाउट प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मूला, कुछ डाउट है तो पूछो।
अमन कुमार क्या पूछा आपने? रिड्यूस मास सेंटर ऑफ मास के जैसा होता है? रिड्यूस मास मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे आप लेते हो, जब आप नॉर्मली जब आप लेते हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी जगह अभी रिड्यूस मास को लेना है। रिड्यूस मास सेंटर ऑफ मास नहीं है। एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास कोई मास नहीं होता है। सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होती है ना। सेंटर ऑफ मास एक्चुअली कोई मास नहीं होता है, वो पॉइंट है। लेकिन रिड्यूस मास जो है वो कोई पॉइंट नहीं है, रिड्यूस मास एक मास है। सारी फॉर्मूलाज में जहां पे आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते रहते हो, उसकी जगह रिड्यूस मास को लेना है। रिड्यूस मास एक्चुअली में मास है जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पे लेंगे हम लोग फॉर्मूलाज में। सेंटर ऑफ मास इज नॉट अ मास, सेंटर ऑफ मास एक जस्ट पॉइंट होती है। अमन कुमार पूछ रहे रिड्यूस मास का सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, सिग्निफिकेंस मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, हम लोग जब टेक्स्ट बुक में थियरी पढ़ते हैं, हाइड्रोजन एटम की थियरी पढ़ते हैं, बोर की थियरी पढ़ते हैं, तो वहां पे बोर ने अज्यूम किया कि न्यूक्लियस रेस्ट पे है और इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, है ना। अब आपको मैं बोलूंगा कि एटम की डायग्राम बनाओ, एटम का पिक्चर बनाओ, तो आप ऐसे ही बनाओगे कि न्यूक्लियस रेस्ट पे होगा और उसके चारों बाजू जो है वो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये पिक्चर गलत है ना। ठीक है? तो जब हम लोग एटम की पिक्चर कैसे बनाते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और न्यूक्लियस रेस्ट पे है, ऐसे मान के हम लोग सारी फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं। ठीक है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में न्यूक्लियस भी घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है। अगर ये जो रियलिटी है ना वो कंसिडर करोगे, ये जो रियलिटी है उसको कंसिडर करोगे, तो सारी फॉर्मूलाज थोड़ी बहुत बदल जाएंगी ना। तो सारी फॉर्मूलाज में मास की जगह, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह म्यू आ जाता है। ठीक है, मतलब म्यू इज द एक्चुअली फॉर्मूला विच यू शुड टेक इन प्लेस ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस उसका सिग्निफिकेंस इतना ही है कि m शुड बी रिप्लेस बाय म्यू, म्यू उस लेना चाहिए m की जगह पे सारी फॉर्मूलाज में। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर विद दिस? सर हाँ, आकांक्षा तो बोलेगी मेरे को नीट करना है सर, मैं थोड़ी ध्यान दूंगी। आकांक्षा आई होप आपको नीट देना है, लेकिन हाँ फॉर्मूला एटलीस्ट नोट कर लो, यू नेवर नो अगर कुछ पूछ लिया इसके ऊपर तो। हाँ सर। हाँ, चलो स्टूडेंट, आगे का थियरी टॉपिक कराने का टाइम तो नहीं है। ठीक है, मैं खाली एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे लिखा है कॉन्सेप्ट चेक। ठीक है, बाकी की थियरी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, थोड़ा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट चेक क्या लिखा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन रिजल्ट्स इन द मिनिमम वेवलेंथ। आपको बताना है ये जो चार ऑप्शंस दिए ना, इन चारों ऑप्शन में से सबसे कम वेवलेंथ कौन से ऑप्शन में निकलेगा, कौन से जंप में सबसे कम वेवलेंथ निकलेगा। प्लीज ट्राई टू आंसर दिस। सारे जो जंप्स मैंने यहाँ पे लिखे ना, कंसेक्यूटिव जंप्स हैं, मतलब 5 से डायरेक्टली 4 में, 4 से 3 में, 3 से 2 में, 2 से 1 में, इमीडिएट जंप्स हैं, नेक्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है। कौन से जंप में सबसे कम वेवलेंथ निकलेगी? एनीवन हैविंग आंसर ऑफ दिस? अमन कुमार बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन और सौरभ रजक बोल रहा है फोर्थ ऑप्शन। बाकी लोग भी कुछ कंट्रीब्यूट करो। वो डायग्राम जरा बता सकते हो प्लीज? स्पेक्ट्रम का डायग्राम ये है। अच्छा, साहिल पाटिल, हर्षल डहाके, दे आर सेइंग फर्स्ट ऑप्शन, मतलब 5 to 4 वाला जंप है। साहिल दलाल, ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि 5 से 4 वाला जंप है, मतलब ऐसा वाला जंप, इसमें सबसे छोटी वेवलेंथ निकलेगी। सिर्फ अमन कुमार है, आई थिंक उसने बोला कि फर्स्ट ऑप्शन, मतलब अमन कुमार, सॉरी सौरभ रजक ने बोला फोर्थ ऑप्शन, 2 to 1 जंप में। सौरभ आपने 2 to 1 ही बोला ना शायद? हाँ सर। ओके, सो सौरभ रजक और आकांक्षा जोजी,
दे आर सेइंग ओनली दीज 2 स्टूडेंट्स आर सेइंग 2 to 1 जंप, बाकी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं 5 to 4 वाले जंप। यहाँ पे मेजॉरिटी लोग जो हैं वो गलत हैं, माइनॉरिटी आर करेक्ट, मेजॉरिटी लोग रॉन्ग बोल रहे हैं। 5 to 4 वाले जंप है ना बेटा, ये जो आप लोग बोल रहे हैं 5 to 4, हाँ मुझे मालूम है ये बहुत छोटा सा जंप दिख रहा है आपको, बहुत छोटे छोटे दिख रहा है एरो, लेकिन छोटे एरो का मतलब छोटी वेवलेंथ नहीं होती है। यहाँ पे बहुत छोटा सा जंप है, देखो ये 5 to 4 वाला, ये जंप छोटा है लेकिन इसमें एनर्जी छोटी निकलेगी, बहुत कम एनर्जी निकलेगी। कम एनर्जी मतलब ज्यादा वेवलेंथ, ठीक है। ये फॉर्मूला को मालूम है ना, E इक्वल टू hc बाय लैम्बडा, E इक्वल टू hc बाय लैम्बडा। E और लैम्बडा इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं, यहाँ पे सबसे कम एनर्जी निकलेगी, सबसे कम वेवलेंथ नहीं। यहाँ पर देखो एनर्जी ज्यादा निकलेगी कंपेयर टू दिस, इफ यू कम हियर दिस इज अ मोर एनर्जी, क्योंकि बड़ा गैप है, एनर्जी ज्यादा निकलेगी तो वेवलेंथ छोटी निकलेगी। एक थोड़ा सा आप अकल भी लगाओ, ये जो आप 5 to 4, 4 to 3, ये सब जो है ये वाले, ये इंफ्रारेड और विजिबल लाइट है, ये यूवी लाइट है। यूवी लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होती है कंपेयर टू विजिबल एंड इंफ्रारेड, यूवी की वेवलेंथ कम होती है, तो ये कम वेवलेंथ वाली लाइंस है, ये ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइंस है, ये वाली। आंसर है फोर्थ ऑप्शन, नॉट द फर्स्ट ऑप्शन, फोर्थ आंसर है, फर्स्ट नहीं है, ठीक है। ऐसे ही होता है, आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर रखो, नहीं तो आप अटकते रहोगे ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। क्लियर? तो बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, ओके, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। Thank you.